मेरी शादी को अभी चंद दिन ही हुए थे तो मेरी जेठानी का बड़ा बेटा मेरे साथ बहुत बातें करता था और मैं भी उसको प्यार से गले लगा लेती। एक दिन मेरी जेठानी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। सब हॉस्पिटल चले गए। मैं अकेली थी। इतने में जेठानी का बेटा आया और कहता, आंटी बहुत डर लग रहा है। मैंने उसको अपने साथ बेड पर सुला दिया, लेकिन मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जिसको मैं बच्चा समझकर गले लगाती थी वो तो मेरा नाम समरीन है। मेरी शादी को अभी कुछ माह ही गुजरे थे। मेरे शौहर का काम ऐसा था कि वह सुबह जाता तो रात को ही वापस आता था। दरअसल वो किसी के साथ स्टोर में काम करता था, जो कि सुबह से लेकर शाम तक खुला रहता था। घर में मेरी सास भी थी, मेरी एक जेठानी भी और उसके 3 बच्चे थे और सबसे बड़ा एक बेटा था जिसकी उम्र शायद 15 साल होगी। जब शादी हुई तो वो बहुत ज्यादा खुश था कि हमारे घर भी दुल्हन आ रही है। उसने मेरा इस्तकबाल किया और मेरे लिए एक तोहफा भी बनाकर रखा था। ये लोग ज्यादा अमीर नहीं थे और यहाँ पर आते ही मुझे किसी ने भी इतना अच्छा तोहफा नहीं दिया, लेकिन उस बच्चे ने दिया जिसका नाम अली था। शुरू के दिन थे तो मैं रोज ही तैयार होती थी। मेरी सास ने कहा कि अभी कुछ वक्त है तैयार होने का, उसके बाद इंसान जिम्मेदारियों में पड़ जाता है और फिर तैयार होना भी भूल जाता है। इसलिए रोज तैयार होना, रोज नया जोड़ा पहनकर। वैसे भी घर में मेहमान आ रहे हैं जो मुझे देखना चाहते हैं। जब मैं तैयार होकर बाहर आती तो अली मेरी बहुत ज्यादा तारीफ करता। सर से पांव तक हर चीज की तारीफ करता है कि आपने जो सूट पहना है आप पर बहुत अच्छा लग रहा है, आपके हाथ कितने प्यारे हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, आपके पांव कितने ज्यादा प्यारे हैं और आंखें तो आपके इतनी खूबसूरत है कि इनको सजाने की जरूरत ही नहीं है। चाचू तो बहुत किस्मत वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ मेरे शौहर का यह आलम था कि उसको मेरी जात से कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वो इतना चुप रहता था कि उसे और कोई बात ही नहीं आती थी। न वो कभी मेरी तारीफ करता था और न ही मेरे किसी मामले में बोलता था। मैं जितना भी तैयार हो जाऊं मुझे नोट ही नहीं करता था। अगर खुद पूछ लेती कि कैसी लग रही हूं तो कहता था, जी हाँ, ठीक लग रही हो। मेरी तारीफ तक नहीं कि उसने उससे मुंह दिखाई में भी मुझे कुछ नहीं मिला। उसने कहा कि अभी जेब इजाजत नहीं देती है, बाद में तुम्हें कोई सोने की चीज बनवा दूंगा। मुझे चीजों का कोई लालच नहीं था, लेकिन मेरे शौहर के अंदर तो जज्बात की भी कमी थी। जो बातें मैं अपने शौहर से सुनना चाहती थी, जिस रवैये की मुझे अपने शौहर से उम्मीद थी, वो रवैया अली देता था। वो हर छोटी बात को नोट करता था कि आज आपने इस कलर का सूट पहना, आज आप कल से ज्यादा अच्छी लग रही है, यानी कल आप ज्यादा अच्छी लग रही थीं। ये रंग आप पर ज्यादा अच्छा लगता है। मैं तो यह सोचकर मुस्कुरा देती थी कि चलो बच्चा है और मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। लेकिन जिस शख्स को मेरी तारीफ करनी चाहिए थी उसको तो एहसास ही नहीं था। मेरी जेठानी ने कहा कि ये सारा खानदान ही ऐसा है, यूं समझ लो ये इनका खानदानी मसला है। मैं तो कहती हूँ कि मुर्दा दिल लोग है, जैसे जिंदा लोग होते हैं वैसे ही लोग मुर्दा दिल है। इनको किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कि शुरू में भी बहुत परेशान हो जाती थी। मैं सोचती थी कि अगर इसी तरह चलता रहा तो जिंदगी कैसे गुजरेगी, लेकिन बस जिंदगी गुजर गई। अल्लाह ने पहले ही साल औलाद दे दी और उसके बाद में औलाद में मसरूफ हो गई। अब तो खैर उन्हीं के लिए जीती हूँ। बच्चे कहते हैं कि एक छोटी बहन होनी चाहिए, लेकिन अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है और अब बेटा काफी बड़ा हो गया है। अब अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा कि इतना भी बड़ा नहीं है, एक बार तो आप कोशिश कर सकती है। उन्होंने कहा कि हाँ शायद, लेकिन अब भी फिलहाल कोई इरादा नहीं है। उनको छोटी बहन का बहुत शौक है, इसलिए तुम्हारे आगे पीछे फिरता रहता है, क्योंकि उसे बहन का बहुत ज्यादा शौक है। वो तुम्हें अपनी बहन समझता है। उसके बाद से मैं भी अली का बहुत ख्याल करती थी। कभी उसके साथ बैठकर लूडो खेल रही होती थी। कभी लूडो खेलते खेलते हम एक दूसरे को मारने लगते। कभी मैं उसके गले में हाथ डाल देती, कभी हंसते वो मेरे बाजू के साथ लग जाता। घर का माहौल बहुत अच्छा था। सास भी अच्छी थी। जेठानी तो थी ही बहुत अच्छी। घर में ज्यादा काम भी नहीं था। घर में तो टाइम अच्छा गुजर जाता था, लेकिन जब शौहर घर आता तो जैसे वो मुझे मुस्कुराने भी नहीं देता था। कहता था, बहुत थक गया हूँ, सर में दर्द है, जल्दी जल्दी खाना खिला दो, और थोड़ी देर बातचीत करने के बाद सो जाता था। मुझे अपने मायके जाना होता तो मैं अली के साथ जाती थी। वैसे तो इतना दूर नहीं था, 10 मिनट का रास्ता था। वही बेचारा मुझे साथ ले जाता। कभी भी जाना होता तो भी मैं उसके साथ ही जाती थी। जब आना जाना साथ होता था तो जाहिर है इंसान चुप करके बैठ नहीं सकता। रास्ते में इधर उधर की बातें करते रहते थे। कभी कभी बहुत गर्मी होती तो कहीं बैठकर जूस पी लेते या कोई आइसक्रीम वगैरह भी खा लेते थे। इस तरह हम में दोस्ती भी हो गई।
मुझे भी खुशी हुई कि चलो मुझे एक छोटा भाई मिल गया है, क्योंकि मेरा अपना कोई भाई नहीं था। 2 बड़े भाई थे जिनकी खैर से शादी हो चुकी थी। अब तो मेरे घर वाले उम्र के आने से बहुत खुश हो जाते थे। भाई के बच्चे थे तो उनके साथ वो भी खेल लेता था। मेरी अम्मी ने यह बात नोट कर ली और कहा कि तुम्हारा शौहर नहीं तुम्हारे साथ आता। मैंने कहा कि उसका काम ऐसा है, तो अम्मी ने कहा सारी दुनिया काम करती है, कोई अफसरी तो नहीं कर रहा ना, स्टोर पर तो काम कर रहा है। मैंने अम्मी से कहा कि कम से कम मुझे ताने तो ना दे, आप लोगों ने खुद ही मेरा रिश्ता करवाया है। अम्मी ने कहा कि ताने की बात नहीं है, लेकिन यह उसकी जिम्मेदारी है। इस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हें यहाँ पर लाने ले जाने या तुम्हें बाजार ले जाना, कल को फिर से औलाद हो जाएगी, तब वे तुम्हें डॉक्टर के पास भी नहीं लेके जाएगा। मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी औलाद नहीं होगी, क्योंकि मेरे शौहर के पास मेरे लिए वक्त नहीं है। अम्मी ने तो अपने कानों को हाथ लगा लिया। ये किस किस्म के इंसान से अपनी बेटी की शादी करवा दी मैंने, जिसे अपनी औलाद या अपनी बीवी के जात में भी कोई दिलचस्पी नहीं, जबकि मैं इतनी खूबसूरत भी थी और जवान भी। मेरी जिठानी का शौहर था, बाहर के मुल्क होता था। वो तो वैसे ही बस पूरा दिन अपने कामों में मसरूफ रहती थी, लेकिन आज कल उसकी तबीयत बहुत खराब थी। थोड़ी बहुत तबीयत खराब होती थी तो जाकर गली के डॉक्टर से दवाई ले आती थी। मैंने कहा किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ और अपना इलाज करवाओ, पता करो कि बार बार इतना ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है, क्या हो गया है तुम्हारी तबीयत को। फिर उसने कहा कि जब तक गुजारा चल रहा है तब तक चलता रहेगा। डॉक्टर के पास गई तो कोई बड़ी बीमारी बता देंगे तो फिर क्या होगा। मैं जिठानी की सोच पर हैरान थी कि वो तो कबूतर की तरह आंखें बंद किए बैठी थी। अगर कोई बड़ी बीमारी थी तो उसके बारे में पता चल जाना ही बेहतर था। बीमारी का पता चलता तो फिर इंसान इलाज भी कर लेता है, लेकिन शायद वो इस घर में रहकर ऐसे ही हो गई थी। कंजूसी भी बहुत ज्यादा करती थी, क्योंकि उसने महीने भर का राशन पूरा करना होता था। खुद कहती थी कि मैं पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन अब ऐसी हो गई हूं क्योंकि खर्चा बहुत बढ़ गया है। दिन इसी तरह गुजरने लगे। एक दिन मेरे शौहर के साथ मेरी लड़ाई हो गई। मैंने कहा कि शादी हुई है, आप मुझे कहीं लेकर भी नहीं गए हैं, आपने मुझे कोई तोहफा भी नहीं दिया, और ये दोनों बातें तो अपनी जगह, कम से कम मुझे वक्त तो दें। लेकिन वो कहने लगे कि हमारे यहाँ मुंह दिखाई में सिर्फ 500 रुपये दिया जाता है। मैंने फिर भी तुम्हें 1000 रुपये दिया, और हमारे यहाँ कोई भी अपनी बीवी को हनीमून पर नहीं लेकर गया। भाई भाभी को नहीं लेकर गए, इसलिए मैं भी तुम्हें नहीं लेकर जाऊंगा। और रही बात, तो मैं कहीं जाकर आराम नहीं करता, इस घर के लोगों के लिए ही कमा रहा होता हूँ। मुझे अपने शौहर से यह बात करनी तो नहीं चाहिए थी, क्योंकि हमारी पसंद की शादी भी नहीं थी और अभी शादी को इतना वक्त भी नहीं हुआ था, लेकिन ये सोचकर ही बात की कि मेरा शौहर अपना शौहर है, किसी और का तो नहीं। मैंने कह दिया कि मुझे बच्ची की आरजू है, अगर बच्चा आ जाएगा तो मैं आपको तंग नहीं करूंगी। मेरे शौहर का कहना था कि बच्चे के लिए भी अभी मेरे पास वक्त नहीं है और ना ही पैसे हैं। जो जैसा गुजर रहा है वैसा उसे गुजरने दो, आराम से एक जगह पर टिककर बैठो। अली भी भाई की शादी के 2 साल बाद ही पैदा हुआ था। तुम्हें ज्यादा बच्चे पैदा करने का शौक चढ़ा हुआ है, बच्चों के साथ खर्चे भी होते हैं, और आजकल तो इतनी महंगाई है। मैंने कहा कि जो आपके भाई ने किया है आपने भी वही करना है, वो तो खुद बाहर के मुल्क गया हुआ है, आप भी चले जाएं, क्योंकि आपका यहाँ होना ना होना एक बराबर है। मुझे ये बात करनी नहीं चाहिए थी, फिर भी गुस्सा आ गया और मैंने ये बात कर दी। उसके बाद मेरे शौहर ने कोई बात नहीं की। एक दिन मैंने अली को किसी से फोन पर बात करते हुए सुन लिया। ऐसा लगता था वो किसी लड़की के बारे में बात कर रहा था, कि कह रहा था कि वो तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है यार, दिन भर उसे देखता रहता हूँ फिर भी दिल नहीं भरता है, इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी कि क्या बताऊं, मैंने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी, अपने खानदान में तो बिल्कुल भी नहीं, दिल करता है उसी को देखता रहूं। मैंने अचानक कहा कि क्या कर रहे हो, और वो डर सा गया। वह कहने लगा कि दोस्त से बात कर रहा था। मैंने कहा कि दोस्त से तो बात कर रहे थे, लेकिन किस मौजू पर बात कर रहे थे? कि बड़ी प्यारी है, क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है, क्या तुम्हारी उम्र है यह सब करने की? मैं उसे अपना छोटा भाई समझती थी, तो बड़ी बहन बनकर मैं उससे सवाल करने लगी। लेकिन जब उसने मुझे उस लड़की की तस्वीर दिखाई और कहा कि मैं आपको उस लड़की की तस्वीर दिखा देता हूँ, कि वो कौन है, तो मैं हैरान रह गई। ये तो एक कार्टून कैरेक्टर था, यानी हैरान होकर उसकी तरफ देखा और हंसना शुरू कर दिया। मैंने कहा, ये है वो लड़की जिसकी तुम बात कर रहे थे? वो कहने लगा कि हाँ, और इसी के कार्टून डाउनलोड करके मैं पूरा पूरा दिन देखता रहता हूँ। मैं बुरी तरह हंस पड़ी। मैंने कहा कि तुम तो वाकई बच्चे हो। वो भी इस बात पर हंसने लगा और फिर मेरे लिए पिज्जा लेकर आया। हम दोनों ने मिलकर पिज्जा खाया।
हम पिज्जा खा रहे थे कि मेरा शौहर वहां आ गया। उसने मुझे कमरे में बुलाया और कहा कि मेरे लिए चाय बना दो। मैंने कहा ठीक है। फिर जब मैं चाय लेकर आई तो बोला कि तुम क्या कर रही थी। मैंने कहा कि क्या कर रही थी, बच्चे के साथ बैठी थी, पार्टी कर रही थी। हमारी छोटी सी पार्टी हो रही थी। मेरे शौहर ने कहा कि ठीक है, चलो, अगर तुम इस तरह घर में टाइम गुजार लेती हो तो मुझे तो कोई मसला नहीं है। मैंने कहा कि आपने तो मुझे कहीं लेके नहीं जाना, तो फिर घर में ही वक्त गुजारना पड़ेगा मुझे, और क्या कर सकते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शौहर को मेरा अली के साथ हंसी मजाक करना या उसके इतने करीब बैठना अजीब लगा। मेरा शौहर नहीं समझता था कि वो इतना मासूम है कि कार्टून कैरेक्टर से उसको प्यार है, तो फिर ऐसे इंसान से किस बात का डर, ये किस बात की टेंशन है। लेकिन फिर मेरे शौहर ने मुझे ऐसी ही बात बताई कि मेरा दिल ही टूट गया। मैंने अपने शौहर को समझाया कि मैं उसके बगैर खुश हूं, और उसने मुझे यह कह दिया कि मैं आज से देर से आया करूंगा क्योंकि रात को काम होता है। उसको क्या कह सकती थी। लेकिन कुछ दिन बाद पता चला कि मेरी जेठानी को एक खतरनाक बीमारी है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि उसने अपना ख्याल नहीं किया और उस बीमारी को संजीदगी से नहीं लिया। इसलिए यह बीमारी अब काफी बढ़ चुकी है। उसकी सांस की नालियों में मसला था। एक दिन रात को अचानक उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसको हॉस्पिटल ले जाना था। मेरी सास ने कहा कि मैं उसको ले जाती हूँ, तुम घर में बच्चों के साथ रुक जाओ। लेकिन एंड टाइम पर छोटे वाले बच्चे ने भी जिद कर दिया कि मैंने भी जाना है, क्योंकि उसकी उम्र सिर्फ 8 साल की थी। ठीक है, इसको भी ले जाती हूँ। जब तुम्हारा शौहर आ जाएगा तो उसे हॉस्पिटल ले जाना और दुआ करना, शायद तब तक हम वापस आ जाए। मैंने कहा कि ठीक है। मैं भी अपनी जेठानी के लिए बहुत परेशान थी। मैंने तसल्ली दी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी सास उसे और उसके दोनों छोटे बेटों को लेकर हॉस्पिटल चली गई। मेरे शौहर को मैंने फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा था। मैं अपने कमरे में आ गई जब थोड़ी देर बाद अली काफी परेशान होकर कमरे में आया, और वो रो भी रहा था। कहने लगा, क्या हुआ अम्मी को, वो ठीक तो हो जाएगी ना। मैंने कहा कि उनको कुछ भी नहीं होगा, छोटा सा मसला है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो बहुत छोटी होती है। ये इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। मैंने तो उसे तसल्ली देनी थी। कहने लगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, अकेले नींद नहीं आ रही है, क्या मैं आपके कमरे में सो जाऊं? मैंने कहा कि हाँ, इसमें पूछने वाली क्या बात है। मैंने उस वक्त बेड पर जगह दे दी और वह पलटकर लेट गया। घर में इतना मसला बना हुआ था, मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। बार बार शौहर को फोन मिलाई जा रही थी, लेकिन फोन ही नहीं उठा रहे थे। सास भी फोन नहीं उठा रही थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद सास ने खुद फोन किया और कहा कि रात हमको हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। वैसे भी 11 तो बज गए हैं, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। मैंने कहा कि शौहर अभी तक फोन नहीं उठा रहे। सास ने कहा, कोई बात नहीं, यह भी सो रही है और हम लोग भी यहाँ इसी कमरे में बैठे हैं। जब तुम्हारा शौहर आए तो उसको भेज देना, घबराने की जरूरत नहीं है। फिर सुबह उसके साथ वापस आ जाएंगे। मैंने कहा कि ठीक है। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही थी, लेकिन लेटे लेटे अचानक से मेरी आंख लग गई और मैंने महसूस किया कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। मुझे लगा मेरे शौहर आ गया है, क्योंकि कमरे की लाइट ऑन ऑफ थी। लेकिन मैंने अपने शौहर के हाथों पर हाथ रखा और कहा कि आपको पता है क्या हुआ है। मैंने जैसे ही लाइट ऑन की तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। वो मेरा शौहर नहीं, बल्कि अली था, और मुझे ऐसी नजरों से देख रहा था जैसे मेरे रूह तक झांक रहा हो। मैंने कहा कि क्या बात है, तुम्हारी अम्मी ठीक हैं, काल आई थी। लेकिन अली ने अचानक से मेरे चेहरे पर बिखरी जुल्फों को पीछे किया और कहा कि जब तुम परेशान हो जाती हो तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मुस्कुराते हुए तुम बहुत अच्छी लगती हो। उसने मुझे इस तरह से पुकारा कि जैसे मैं उसकी चाची नहीं हूं, उसने मेरे नाम से मुझे पुकारा। मुझे उससे बहुत अजीब सा एहसास महसूस हुआ। मैंने कहा कि यह क्या कर रहे हो, तो कहने लगा कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कहा कि मुझे पता है, मैं भी तुम्हें अपना छोटा भाई समझती हूँ। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। मैं बिस्तर से उठ गई। उसने मुझे देखा, मैंने पलट कर देखा तो मुझे घूर रहा था। मैंने कहा कि क्या देख रहे हो, तुम चुप करके सो जाऊं। मैं वहां से जाने लगी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कि मैं भाई बहन वाली मोहब्बत की बात नहीं कर रहा हूँ। आप मेरी बहन वैसे भी नहीं है। उस दिन मैं जिस लड़की की बात कर रहा था वो आप ही थी, किसी कार्टून की बात नहीं कर रहा था। आपसे बहुत ज्यादा प्यार हो गया है मुझे, और मैं जानता हूँ कि चाचू आपको बिल्कुल भी वक्त नहीं देते, वो तो आपके पास भी नहीं आते। रात को आप दोनों पलटकर सो जाते हैं।
मैं इस बात पर हैरान हूं कि इसका मतलब कि वो हमारे कमरे में झांकता था। उसे पता था कि हम रात में क्या करते थे और क्या नहीं करते थे। उसकी अजीब सी बातें, उसका मुझे देखने का अंदाज, उसकी आंखों में बसी बू कुछ अजीब सी लग रही थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे कुछ बहुत अजीब हो रहा है, जैसे अभी मुझे उल्टी आ जाएगी। वो किस किस्म की बातें कर रहा था। मैं तो उसे बच्चा समझती थी, लेकिन शायद वो बच्चा नहीं था, और उसने खुद कहा कि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं। मेरे अंदर भी वही जज्बात है जो एक मुकम्मल मर्द में होते हैं। मैंने कहा कि निकल जाओ, मेरे कमरे से दफा हो जाओ। यहां से तुम्हारी माँ को सब कुछ बताऊंगी, तुम्हारे बाप को भी फोन करूंगी मैं कि किस तरह की बातें कर रहे हो। मैं तुम्हें एक बच्चा समझती थी और तुम इस कदर बदतमीज इंसान निकले कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। उसने अचानक से मेरी कलाई पकड़ी और कहा कि ज्यादा फिजूल बातें करने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारे दिल में क्या है, बस तुम ज्यादा नखरे नहीं करो। मुझे पता है कि लड़कियां इस तरह के नखरे पहले करती हैं क्योंकि बाद में आराम से मान जाती है। मैं तो उसकी बात सुनकर हैरान थी और अब मुझे उससे डर लग रहा था। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन वो मेरी कलाई छोड़ ही नहीं रहा था। यहां तक कि मेरी चूड़ियां टूटकर मुझे ही लगना शुरू हो गईं। मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। अचानक मेरा शौहर वापस आ गया। उसने यह मंजर देख लिया। उसने अली को 2 थप्पड़ लगाए और मुझसे दूर कर दिया। मैं अपने शौहर के पास गई, उनको सब कुछ बता दिया। शौहर ने कहा कि मुझे तो पहले से ही शक था, क्योंकि मैं इसको बचपन से जानता हूं। ये इसी तरह के काम में मुलबिस रहता है। तुम्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरी बात और मेरे इशारे को समझा ही नहीं। मेरे शौहर ने उसको 2 से 3 थप्पड़ और लगाए और उसको कमरे में बंद कर दिया। सुबह 7 बजे जेठानी से जब मिलने के लिए गए तो उसको यह बात न बताई, लेकिन अपनी सास को बता दी। उसके बाद जब जेठानी घर आई तो आराम से मैंने उसे यह बात बताई। वो भी अपना सर पकड़कर बैठ गई। मेरे शौहर ने यह भी बताया कि उसकी सोहबत बहुत बुरी है। ये मोहल्ले के लड़कों के साथ खेलता है। वो भी बहुत बुरे हैं। वो लोगों के घर में चोरी भी करते हैं और उनको सिवाय लड़कियों की बातों के और कुछ भी नहीं आता है। वो अपने किए पर शर्मिंदा था, माफिया मांग रहा था, क्योंकि अब सारे ही उसके खिलाफ हो गए बारी बारी। सबने उसकी क्लास ली थी। उसके बाप को भी बता दिया था। जेठ ने कहा कि इसको यह मालूम था, यहां पर भेज दें इसको, वहां वैसे भी कुछ नहीं करने वाला। इसका माहौल खराब हो रहा है। मेरे शौहर ने 1 महीने के अंदर अंदर ही उसको भेज दिया। मेरी जेठानी की तबीयत पहले से बेहतर थी। आजकल हालात और माहौल बहुत ज्यादा खराब हो गया है। हमें अपने बच्चों पर नजर रखनी चाहिए कि वो किस तरह के लोगों के साथ बैठते हैं। इंसान की सोहबत ये तय करती है कि वो किस किस्म का इंसान बनता है। ये जिठानी का बेटा भी इतनी बुरी सोच का हामिल न बनता अगर उसकी सोहबत इतनी बुरी ना होती, लेकिन उसने जो कुछ भी किया, मैं तो उसे माफ नहीं कर सकती। मेरे शौहर का कहना है कि जब तक वह बाहर के मुल्क में रहेगा तब तक हम यहाँ रहेंगे, लेकिन अगर वो यहाँ वापस आ गया तो हम लोग ये घर छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी इसी घर में उसके सामने रहे और वो फिर से मेरी बीवी को गलत नजर से देखें। क्या कह सकते हैं? मेरी सास ने तो मेरी जिठानी को भी बातें सुनाई कि तुमने अपने बेटे की तरबियत किस तरह से की है, लेकिन उसने कहा कि आपकी वजह से यह सब कुछ हुआ है, क्योंकि उसका बाप इस घर की गुर्बत दूर करने के लिए बाहर के मुल्क जाकर बैठे हैं। इसके सर पर बाप का साया होता तो कभी भी इतना न बिगड़ता। उसकी यह बात अपनी जगह ठीक थी। बस जिंदगी गुजर रही है, क्या करे। इंसान मजबूरियों में फंस जाता है और जिंदगी में इस तरह के मसले मसाइल आ ही जाते हैं। 2 दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।